यूपीएससी को इस क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू, जो कि प्रीलिम्स के लिए काम आएंगे। विच नेचुरल लेक इज सिचुएटेड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच कौन सी प्राकृतिक झील है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच झेलम नदी, कोलेरू आंसर सही हो जाएगा। गलत हो गया। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच कोलेरू नदी स्थित है। गोदावरी कृष्णा के बीच कोलेरू याद रखना है। गोदावरी कृष्णा के बीच कोलेरू नदी स्थित है। अगला प्रश्न है कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन 1992 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। It is chaired by the प्राइम मिनिस्टर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के ऊपर केंद्र चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में सही कथन चुनिए। ए में ऑप्शन दिया गया था कि वन दिया गया है, यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1772 के तहत 1992 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं कि मुझे जहाँ तक लगा कि ए राइट है, प्रधानमंत्री वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री वाले में थोड़ा सा डाउट है बी पे, तो इसलिए मैं ए करती हूँ और वही राइट भी हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। ये राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयगिरी गुफाओं के बारे में कितने कथन सही है। तो हमें चुनना है कि उदयगिरी जो गुफा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में है, तो उदयगिरी मध्य प्रदेश में है। फिर दूसरा बोला जा रहा है इनमें भारत के कुछ सबसे पुराने जीवित हिंदू मंदिर और प्रतिमाएं हैं। इनके शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि यह गुप्त काल के शासन से जुड़ा हुआ है। यह धौलागिरी पर्वत पर बना है। तो उदयगिरी गुफाओं के बारे में ये चार स्टेटमेंट्स है। हाउ मेनी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट उदयगिरी केव्स? ऑप्शंस दिया गया है ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री एंड ऑल फोर। चारों सही हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म करना होगा कि इसके बारे में। भारत की सबसे पुरानी जीवित हिंदू मंदिर और प्रतिमाएं हैं उदयगिरी गुफाओं में। क्या ये मध्य प्रदेश में ही है? और शिलालेख से प्रमाणित होता है कि गुप्त काल से ये है, गुप्त काल के शासक से जुड़ा हुआ है और धौलागिरी पर्वत पर बना है। तो थोड़ा सा मुझे डाउट इसमें है। मैं जाती हूँ चार में से दो पर सही, लेकिन यहाँ हो गया तीन, तीन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं कि क्या अपने पास राइट और रॉन्ग है। चेक करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल पे सर्च करते हैं कि कौन सा वाला सही होगा। क्या स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में देखते हैं। उदयगिरी गुफाओं के बारे में कितने कथन सही हैं? तीन कथन सही हैं। ABC यानी कि जो डी नंबर था, जो धौलागिरी पर्वत पर बना है, यह कथन गलत है। उदयगिरी नामक पहाड़ी पर बना है, यानी कि उदयगिरी गुफाएं जो है उदयगिरी पहाड़ी पर बना है, न कि धौलागिरी पर्वत पर। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ये मध्य प्रदेश में ही है। उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश के यहाँ पर दिया गया विदिशा जिले में स्थित है। इसमें भारत के कुछ सबसे पुराने जीवित हिंदू मंदिर और प्रतिमाएं, यह कथन सही है। ये गुफाएं गुप्त काल की प्राचीन रॉक कट मूर्तियाँ और गुफाएं हैं जो प्रारंभिक हिंदू मूर्ति कला को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यानी कि जीवित हिंदू मंदिर और प्रतिमाएं हैं। सी में बोला गया है कि इसके शिलालेख यह प्रमाणित होता है कि यह गुप्त काल के शासक से जुड़ा हुआ। यह कथन सही है। यहाँ के गुप्तकालीन शिलालेख गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक और धार्मिक जीवन का मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य का उदयगिरी गुहा अभिलेख भी शामिल है। तो ये हो जाता है तीन सही। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं उदयगिरी गुफाओं के बारे में। उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश में है। इसमें जीवित हिंदू मंदिर एवं प्रतिमाएं हैं, और ये गुफाएं गुप्त काल की प्राचीन रॉक कट मूर्तियाँ और गुफाएं हैं, और जो प्रारंभिक हिंदू मूर्ति कला को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक समय में जो हिंदू मूर्ति कला जो दिखाता है वो इससे पता चलता है। किससे? उदयगिरी गुफाओं के मूर्तियों से पता चलता है। जो यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, हिंदू मंदिर और प्रतिमाएं हैं, इसके शिलालेख जो है वो प्रमाणित करते हैं कि ये गुप्त काल का है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त काल से संबंधित बोल दिया गया है रॉक कट मूर्तियाँ। तो ये गुप्त काल के शिलालेख गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक और धार्मिक जीवन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पैसिफिक आइलैंड फोरम इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कंसिस्ट ऑफ 18 मेंबर स्टेट लोकेटेड इन द पैसिफिक रीजन्स। सही कथन चुनो। प्रशांत द्वीप समूह फोरम एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें प्रशांत क्षेत्र में स्थित 18 सदस्य देश शामिल हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा सही होता है। 18 देश, बूथ ए और बी दोनों ही सही होगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था ए बी। प्रशांत द्वीप समूह फोरम एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसके सदस्य जो प्रशांत क्षेत्र में स्थित 18 सदस्य देश शामिल हैं। 18 मेंबर स्टेट, 18 मेंबर स्टेट्स इसमें शामिल हैं। बोथ करेक्ट हो जाता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले पे सही कथन फिर से इसमें चुनना है। पोलियो वायरस एंट्रोवायरस, पोलियो वायरस एंट्रोवायरस है जो मुख्य रूप से मल मौखिक मार्ग से संचारित होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पोलियो वायरस के बारे में, तो ये एंट्रोवायरस है, ऐसा बोला जा रहा है। मल मौखिक मार्ग से संचारित होता है पोलियो वायरस। ए में थोड़ा डाउट है, बी मैं कहूँगी बोथ ए और बी दोनों ही सही हो गया। पोलियो वायरस एंट्रोवायरस है जो मुख्य रूप से मल मौखिक मार्ग से संचारित होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम पर आक्रमण करता है। Polio virus are enteroviruses that are transmitted primarily by the fecal oral route. It can invade the central nervous system. तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है. Okay, next, choose the correct statement. This again says to us that we have to choose the correct statement. Although the state election commissioner is appointed by the governor, he can be removed only by the president. The state यानी कि एक नंबर में बोला गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यदि राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है राज्यपाल द्वारा चुना तो जाता है, लेकिन उसको हटाने की शक्ति किसके पास है? द पावर टू रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर इज द पावर टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, आई थिंक राज्यपाल के द्वारा ही होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो ठीक है,
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं केवल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत जन प्रोग्राम इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द टाइम लिमिट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 5 years। निम्नलिखित में से किस कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें। भारत जन प्रोग्राम का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी है और इस प्रोग्राम की समय सीमा 5 साल है। तो बोध भी गलत, ए ओनली ए सही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेट करता है, क्योंकि एक गलत हो गया है। तो इस प्रोग्राम की समय सीमा कितनी है ये चेक कर लेते हैं गूगल पे। गूगल क्या बताता है, देखते हैं कि इसकी समय सीमा क्या है। भारत जन प्रोग्राम का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी है। भारत जन भारतीय भाषाओं के लिए एक स्वदेशी एआई मॉडल है जो टेक्स्ट, स्पीच, इमेज, ऑडियो, वीडियो सहित मल्टी मॉडल सामग्री को समझ और उत्पन्न कर सकता है। यह 22 भारतीय भाषाओं में एआई समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इस प्रकार ये सही है, क्योंकि यह कृत्रिम प्रोग्राम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। प्रोग्राम की समय सीमा दोनों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि कथन भी गलत है। जो कहता है कि प्रोग्राम की समय सीमा 5 साल है, गलत है। भारत जन प्रोग्राम के लिए कोई निश्चित 5 साल की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। यह एक ऑन गोइंग पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए एआई समाधान विकसित करना है। तो कुल मिलाकर कोई निश्चित समय सीमा तो नहीं है। भारत की 22 भाषाओं में उपलब्ध है, जो कि एआई मॉडल है। टेक्स्ट, स्पीच और इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट हो, स्पीच हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सभी का मल्टी मॉडल सामग्री उनको समझ सकता है और उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि करेक्ट स्टेटमेंट कैसे करना है। ये भी ऑप्शन दिया गया है। द जाइंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जाइंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन पुणे। जीएमआरटी पुणे में है। इट इज़ लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप, और ये लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है। आई थिंक ये राइट हो जाना चाहिए, बोथ ये भी सही होगा। लगातार मैं गलत जा रही हूँ, ठीक है, कोई नहीं, समझना ज़्यादा जरूरी है। द जाइंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन पुणे, दैट्स द राइट। पुणे में है जीएमआरटी, एंड इट इज़ लो फ्रिक्वेंसी रेडियो, यह एक कम आवृत्ति वाला रेडियो टेलीस्कोप है। तो जीएमआरटी जाइंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जाइंट मैटर वेव, द जाइंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इज द लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप। जीएमआरटी इज द लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। एफएनडी के बारे में सही कथन चुनना है। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड के बारे में सही कथन। एफएनडीएस कार्बन नैनो कणों से बने नैनोमीटर आकार के हीरे हैं। एफएनडीएस फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड के बारे में सही कथन चुनें। एफएनडीएस कार्बन नैनो कणों से बने नैनो आकार के हीरे हैं, नैनोमीटर आकार के हीरे हैं। ये वे उच्च तापमान और उच्च ताप प्रक्रिया में उत्पादित होते हैं। उच्च ताप और उच्च ताप, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड, एफएनडी फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड के बारे में दो बातें बोली गई हैं। नैनो कण से बना नैनोमीटर में नैनोमीटर आकार का होता है, उच्च ताप और ताप प्रक्रिया में उत्पादित होता है। ठीक है, तो दोनों सही, दोनों सही है। फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड नैनोमीटर आकार का होता है। फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड, नैनो डायमंड, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड नैनो आकार का होता है और उच्च ताप पर बनाया जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था। वैदिक प्रारंभिक वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था वैदिक। यज्ञ करना, मूर्ति पूजा, यज्ञ करना, यज्ञ और प्रकृति की पूजा करना, भक्ति और प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति। तो यहाँ पर क्या है, वैदिक कार्यों का यज्ञ और प्रकृति की पूजा करना, भक्ति और प्रकृति की, यज्ञ और प्रकृति मुख्यतः था। मूर्ति पूजा और यज्ञ, यज्ञ और प्रकृति की पूजा। बी देखते हैं, बी इज द राइट आंसर। वर्शिप ऑफ यजनास एंड नेचर, यज्ञ और प्रकृति की पूजा करना, यज्ञ और प्रकृति की पूजा करना प्रारंभिक वैदिक कार्यों का, यज्ञ करना, प्रकृति की पूजा करना। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन की तरफ करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर थे। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1773 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 का मुख्य कारण था। इल्बर्ट बिल, भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। इल्बर्ट बिल, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार देना। भारतीयों के शस्त्र रखने पर रोक लगाना। कपास पर आय शुल्क हटाना। इसमें क्या है, मुख्य कारण था। मुख्य कारण इल्बर्ट बिल विवाद का रोक लगाने पर या कपास का आयात करने पर 1883 भारतीय भाषाओं पर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। क्या हो सकता है। ठीक है, विरोध इल्बर्ट बिल का। शस्त्र रखने पर या तो सी या तो डी, कपास पर आय शुल्क हटाना। तो सी करके देखते हैं, बी हो गया है। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने का अधिकार देना। इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो मुख्य उसका कारण बन गया था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था, इसलिए इल्बर्ट बिल का विवाद होने लगा। इसमें यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करते थे भारतीय न्यायाधीश। 1883 इल्बर्ट बिल विवाद, 1883 इल्बर्ट बिल विवाद 1883। नेक्स्ट 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। डी तक ऑप्शन दिया गया है। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में गलत बात कही गई है, तो वो कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है। इसमें डोमिनियन स्टेट, डी गलत कथन। पूर्ण स्वराज को तत्काल लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कथन गलत है। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, इसने पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खारिज कर दिया। इट डिमांड्स द डोमिनियन स्टेटस, रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इट इज प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पर प्रांत गठन का प्रस्ताव को नेहरू रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांत गठन का प्रस्ताव था। ओके, मुझे लगा कि वो नहीं, मुझे सेकंड ऑप्शन लगा था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खारिज करना, इसमें खारिज करने की बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट गलत हो गया हमारा डी, पूर्ण स्वराज को तत्काल घोषित कर किया था।
पूर्ण स्वराज को तत्काल लक्ष्य घोषित किया था, जो कि गलत है। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी सिस्टम द according regarding the rate system, consider the following. It was primarily implemented in Madras and Bombay presidencies. The government dealt directly with the cultivator right. यह मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसमें सरकार सीधे किसान के साथ समझौता करती थी। तो बहुत ही आर द करेक्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था बॉम्बे और प्रेसिडेंसी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था और सीधे किसान के साथ समझौता करती थी सरकार, सही है। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1921 में कांग्रेस ने क्या सहमति व्यक्त की थी? गांधी इरविन समझौते में कांग्रेस ने क्या सहमति व्यक्त की थी? तो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से ए बी को ये करेक्ट बता रहा है, यानी अगर हम डी सेलेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ए बी सही है। 3 ऑप्शन में से देखने के पहले गांधी इरविन समझौता 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, गांधी इरविन समझौता तथा सविनय अवज्ञा को स्थगित करना, दूसरे गोल सम्मेलन में भाग लेना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार बंद करना। ए बी आई थिंक डी सही होगा, यानी ए बी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव इसमें था, सहमति व्यक्त की गई थी 1921 के गांधी इरविन समझौते में, और दूसरा गोल में सम्मेलन में भाग लेना था, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार बंद करना, ये सहमति व्यक्त नहीं की गई थी। नेक्स्ट है ए 1940 के अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर निम्नलिखित में से किसकी पेशकश की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940? अगस्त ऑफर में पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेट, अंतरिम सरकार की स्थापना, भारत का विभाजन। तो अगस्त ऑफर में अंतरिम सरकार की स्थापना गलत हो गया, पूर्ण स्वराज। अगस्त प्रस्ताव में पेशकश की गई थी पूर्ण स्वराज। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर था कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1940, 1940 पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी अगस्त प्रस्ताव में। ओके, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फ्रीडम टू मैरी एज पर वन विश इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? अपने मन से विवाह करने की स्वतंत्रता की समुच्छेद से संबंधित है। 21 ही हो गया। अपने मन से विवाह करने की स्वतंत्रता की समुच्छेद से संबंधित है, तो 21। Consider the following statement regarding the basic structure doctrine of Indian Constitution. It was first introduced by the Supreme Court in the केशवानंद भारती case. The Constitution of India explicitly defined the basic structure under the Article 368. वैसे तो केशवानंद भारती केस भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत संबंध में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में प्रस्तुत किया गया था। मूल संरचना केशवानंद भारती और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। 368 थोड़ा भी मुझे कन्फ्यूजन के लिए बहुत। चलिए, ए ही केवल है कि मूल संरचना सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती मामले में प्रस्तुत किया गया था, और भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अच्छा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है किसी एक अनुच्छेद में नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि कोई विशेष नहीं मूल संरचना शब्द। अनुच्छेद 368 368 के बारे में कुछ यहाँ कहा गया। यह संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है, यह कहते हुए कि शक्ति असीमित नहीं है, मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब अनुच्छेद 368 का संदर्भ जो है। अच्छा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित एक न्यायिक सिद्धांत जुडिशियल डॉक्ट्रिन है, जो कहता है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत सिद्धांतों या मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मतलब मूल संरचना को बदल नहीं सकती है, ये बात कहा गया है। संशोधन कर सकते हैं, ये बात कही गई है। मतलब ये सिद्धांत संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है, ये कहते हुए कि यह सीमित असीम नहीं है और मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। मूल जो ढांचा है उसको नहीं बदलना है, मूल संरचना को नहीं बदल सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है, संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदलना है। 368 ऐसा कहता है। नेक्स्ट है with reference to the written jurisdiction in India, consider the following statement. The Supreme Court can issue writ only for the enforcement of fundamental rights. High Court can issue writs for the fundamental rights and other legal rights. भारत में रिट अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो ओनली बोथ ऑफ दिस सही हैं, दोनों ही सही हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, केवल मौलिक अधिकार, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करेगा, मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है, इशू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट इशू रिट्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो अदर लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जो हैं संवैधानिक अधिकार जो या कानूनी अधिकार दोनों के लिए जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। नो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है डेड लॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कब बुलाई जा सकती है? लोकसभा और राज्यसभा साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान, धन विधेयक पारित होने के दौरान या संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के दौरान। तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होगी। एक है ऑप्शन नन ऑफ दीज, बोथ के लिए, या तो ए बी दोनों, यानी साधारण और धन विधेयक हो, या ए या फिर ए बी सी तीनों ही के समय बुलाई जाती है। दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। ओनली ए, यानी साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान, साधारण।
ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पारित होने के दौरान, साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। साधारण विधेयक के पारित धन विधेयक के पारित होने के दौरान नहीं बुलाया जाता है, बैठक बुलाई जाती है संयुक्त बैठक, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान, साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान साधारण विधेयक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। तो यहाँ पर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक रूप में, मुझे लगता है कि ख होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 इनकॉर्पोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। तो DPSP शामिल किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty, which are the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement. Right to privacy is protected as the basic part of right to life and personal liberty. तो यहाँ पर आर्टिकल 14 and the provision under the 42 amendment to Constitution, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24। ओके, निजता का अधिकार जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। इस कथन को कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप में दर्शाता है? नीचे 4 कथन दिए गए हैं, कोई एक ही है जो राइट है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया ABCD। यानी अनुच्छेद 14 संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान, नीति निर्देशक तत्व 21 का गारंटीकृत स्वतंत्र, 24वें संविधान के 44वें संशोधन के तहत गो 21 भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रताएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विदिन द 6 मंथ। नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विदिन 6 मंथ। मस्ट बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय कैसा मतलब होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए? मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है। देखते हैं टैप करके, यानी कि ABC यानी कि CD में सभा का सदस्य होना चाहिए, या तो या सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। C गलत। A संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। लेकिन 6 महीने के भीतर जब उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही होती है तो वो किसी भी सदन का सदस्य हो ना हो, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी भी लेकिन 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। नियुक्ति हो रही होगी तो उसमें 6 महीने के भीतर एक सदन का सदस्य उसको बनना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट नॉट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में नहीं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य गलत हो गए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में भाग नहीं ले सकते हैं। नंबर C